नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान मास्टर क्लास के अंदर आज हम देखने वाले हैं आकलन, मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। 45 प्रश्न देखेंगे और एक एक प्रश्न को जैसे आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ आप ट्रिक के साथ मनोविज्ञान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, हर टॉपिक के या 555 प्रश्न पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू है? दोस्तों एक एक क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लेना, आपको हर क्वेश्चन है जो 2 या 3 भर्तियों के अंदर आया हुआ मिलेगा दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम यहाँ पे दोस्तों कि किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू है? ये कहा था राल्फ टाइलर ने। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के कारण, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न को, या सहयोगी प्रोजेक्ट को? किसको देंगे दोस्तों? बात कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे आप वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण? किसके द्वारा दोस्तों? गणित की बात हो रही है तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उचित तरीके से किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होते हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसके महत्वपूर्ण 3 बिंदु कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन ए ही आपका सही रहेगा। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, विविध शैलियों वाले आपकी कक्षा के अंदर बच्चे हैं तो उनका आप आकलन करेंगे तो आप क्या करेंगे? विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उनको विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है दोस्तों? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान, या अपसारी? ग्रेड अंकों से अलग है, ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा बलूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? बलूम का जो संशोधित वर्गीकरण है उसमें मूल्यांकन के क्षेत्र को कौन सा प्रदर्शित करता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ और चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। व्यापक शब्द
जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तर और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। सत्र परीक्षा दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। विद्यार्थी है जो सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनको निदान होने के बाद उनका क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान व और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। पूछा क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है दोस्तों? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। किस ओर कर रहा है? सीखने के आकलन की ओर। भ्रमण पर आपने जो कुछ सीखा उसका आकलन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षार्थियों का आत्म नियम किस ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। किस ओर करता है दोस्तों? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर आत्म नियम संकेत करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में मानव विकास है इसको विभाजित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए हमारे। ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, और डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए रहेगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। रिकॉर्ड की कौन सी विशेषताएं हैं इनके अलावा दोस्तों? देखिए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। सही ऑप्शन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत है जो रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो बी को छोड़कर बाकी है जो घटना वो रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनियम। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए
विनियमों का निर्माण करना, सी ऑप्शन है स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, और डी ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन मतलब अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने रिक्त स्थान, आकलन और अनुदेशन के बीच रिक्त स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने के लिए आकलन, क्या सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के लिए और संबंधों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान का जरूर होना चाहिए। किसका होना चाहिए दोस्तों? किसका दोस्तों? विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का तो यहां पे आएगा और समावेशन यहां पे आएगा। ऑप्शन आपका बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? किसका नहीं रखता है? विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है दोस्तों? थोरनडाई का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सी ऑप्शन है सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? सतत और व्यापक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, बी ऑप्शन है सीखने और सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्तों वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना या कहता है वह है, क्या है दोस्तों? रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया है ताकि, जो विद्यालय आधारित आकलन है वो क्यों प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर बता दूं आपको मैं यहां पे, ऑप्शन बी रहेगा आपका, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। जो विद्यालय आधारित आकलन है वो इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि जो सभी विद्यार्थी है उनके संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मित्रों बड़े क्वेश्चन है, अगर इनके ऑप्शन में पढ़ने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बहुत अधिक आपका समय खराब होगा। इससे अच्छा है कि मैं सही आंसर आपको बता दूं, जो लंबे ऑप्शन होते हैं उनके। नेक्स्ट में चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजन करता है।
वह कर रहा है, क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। वो कर क्या रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है दोस्तों? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को? किस अंतर्दृष्टि को दोस्तों? शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, इसको विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है, इसलिए आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन को कौन सा उजागर कर रहा है मित्रों? तो बड़ा क्वेश्चन है, सही आंसर बता दूं मैं आपको। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यह अधिगम के आकलन को उजागर करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। और 6 भर्तियों में यह क्वेश्चन है जो अभी तक पूरे भारत की जो भर्तियां हैं उनमें आ चुका है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय कौन सा लक्षण? विश्वसनीयता, वेद्यता, वस्तुनिष्ठता या मानक? वेद्यता दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, बात शैक्षिक विकास की हो रही है दोस्तों, तो छात्रों की प्रगति का आकलन है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन है या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल? मापन के स्तरों में सबसे अच्छा होता है अनुपात दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? अनुपात मापनी कहलाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। पूछा क्या है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। दोस्तों, आकलन होता है ये एक शिक्षण है जो उसमें अधिगम है, उसके अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में
अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा निम्नलिखित में से दोस्तों? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन सी करेगी दोस्तों? सी वाली। जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। किसके लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अवलोकन वाला दोस्तों यह है जो एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मूल्यांकन से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है मूल्यांकन से? छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वहस्ते परीक्षण करना। मूल्यांकन का मतलब छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। और चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? किसके समान? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना? सीखने के लिए आकलन के समान होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर देना मित्रों। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके ये जरूर बता दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।